नमस्कार। गर्जना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चुनाव हर एक के लिए शायद रोजगारी लाती है। हर राजकीय दल अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं हम युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ये रोजगार किसको मिलता है? ज़्यादातर राजकीय दल राजनेताओं को रोजगार देते हैं। कैसे? जिस तरह चुनाव नज़दीक आते ही एक पक्ष में से दूसरे दल में नेता चले जाते हैं, वो ऐसे ही नहीं जाते, वो आइडियोलॉजी या विचारधारा के कारण नहीं जाते, लेकिन जहां माल ज़्यादा मिलता है वहां लोग चले जाते हैं। अब जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव था, उनमें अब यूपी का 4 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है। अब धीरे धीरे राष्ट्रपति चुनाव की बात होने लगी है। उसमें भी कैसे लोग अपनी रोजगारी प्राप्त करते हैं। अभी माना जाता है बीजेपी को छोड़कर सब पक्ष एक और उम्मीदवार को खड़ा करना चाहते हैं। अगर अभी जो परिस्थिति देखी जाए तो ऐसा माना जाता है, कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर राष्ट्रपति चुनाव के आप मैथमेटिक्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस बात में दम है, क्योंकि अभी के चंद्रशेखर राव एक जहमत उठा रहे हैं। वो अभी शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी मिले थे, लेकिन उससे पहले उनकी मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई थी। प्रशांत किशोर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाना चाहते हैं जिसके कारण बीजेपी के अलावा सारे राजकीय दल एक छत्र के नीचे इकट्ठा हो जाए। यह है राष्ट्रपति चुनाव। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति किसको बनाना चाहिए, ये बात भी बहुत ही महत्व वाली है। माना जाता है राष्ट्रपति पद के लिए सबसे संभावित उम्मीदवार है नीतीश कुमार। के चंद्रशेखर राव ने भी नीतीश कुमार के साथ एक मुलाकात की थी। अब जब ये बात उठी है तो न प्रशांत किशोर, न के चंद्रशेखर राव या नीतीश कुमार ने कोई भी टिप्पणी की हो। मतलब ये धुआं कहीं न कहीं आग लगी है, वहां से निकल रहा है। एक और नीतीश कुमार को लग रहा है शायद बीजेपी विरोधी लोग उन्हें चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। अगर गंभीरता से देखा जाए तो नीतीश कुमार का राष्ट्रपति बनना वो हवा में बात नहीं है, वो बन भी सकते हैं, क्योंकि जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने थे तब की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत सारा डिफरेंस है। हिंदुस्तान में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल मत से होता है और इलेक्टोरल मत है 10,98,903, जिसमें लोकसभा की 543 और राज्यसभा की 233 सीटें हैं। मतलब कुल मिलाकर मतदाता होते हैं 776, जिसकी मतों की वैल्यू होती है 5,49,408। मतलब हर एक सांसद का मत का मूल्य होता है 708। और हिंदुस्तान में 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उनके कुल मतदाता होता है 4,120। इन राज्यों के धारासभ्यों का मत मूल्य निकालना नामुमकिन है। इसीलिए अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो 5,49,495 इन धारासभ्यों का होता है। अगर विस्तार से देखेंगे तो लोकसभा में बीजेपी के 301 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 97 सांसद है और राज्यसभा में 8 बैठकें खाली है। ये तो सिर्फ बात हुई बीजेपी की, लेकिन एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए के लोकसभा में कुल सदस्य है 336 और राज्यसभा में है 120 सांसद। अगर जो नीतीश कुमार राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनते हैं तो लोकसभा में से नीतीश कुमार के जेडीयू के 16 सांसद हैं, उनको भी निकालना पड़ेगा और राज्यसभा में जेडीयू के 4 सांसद हैं। अब जब जेडीयू निकल जाती है तो एनडीए की परिस्थिति देखेंगे तो एनडीए के पास लोकसभा में 320 और राज्यसभा में 113 सभ्य रहते हैं। उनका कुल मत मूल्य होता है 3,06,000।
राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 5.5 लाख वोट चाहिए। अगर हिंदुस्तान में देखेंगे तो 11 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और बाकी बचे राज्यों में भी बीजेपी के अच्छी संख्या में धारासभ्य है। लेकिन अब हमें 2017 और 2022 के बीच का डिफरेंस मालूम हो जाएगा। 2017 में रामनाथ कोविंद के सामने कांग्रेस ने मीरा कुमार को खड़ा रखा था, लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई रामनाथ कोविंद को 7,02,000 वोट मिले थे, जबकि मीरा कुमार को 3,67,000 वोट मिले थे। मतलब मीरा कुमार से रामनाथ कोविंद को 2 गुना वोट प्राप्त हुआ था। लेकिन 2022 में एनडीए के पास न शिवसेना है न अकाली दल, और 2017 में रामनाथ कोविंद को जगमोहन वाईएसआर कांग्रेस ने, नवीन पटनायक के बीजेडी ने और के चंद्रशेखर राव ने रामनाथ कोविंद को वोट दिया था। इसके कारण उनकी जीत बहुत ही आसानी से हो गई थी, क्योंकि ये सभी पक्षों को कांग्रेस के साथ अच्छा ट्यूनिंग नहीं था। लेकिन अब जब के चंद्रशेखर राव खुद ही नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तो ये सारे प्रादेशिक पक्ष शायद नीतीश कुमार को वोट दे सकते हैं। तमिलनाडु में 2017 में डीएमके की सरकार नहीं थी, लेकिन अब डीएमके की सरकार है। इसके कारण भी जेडीयू मतलब नीतीश कुमार को भी फायदा हो सकता है। कांग्रेस के पास अभी लोकसभा में 52 और राज्यसभा में 34 सभ्य है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल में बहुत ही बड़ी संख्या में कांग्रेस के धारासभ्य है। मतलब उन सभी को गिना जाए तो कांग्रेस के पास कम से कम 1 लाख वोट है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में 10 मार्च को क्या रिजल्ट आता है, उन पर भी बहुत ही बड़ी संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि 2017 में बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश से 313 विधानसभा सभ्य थे। अगर ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं आते तो शायद नीतीश कुमार का राष्ट्रपति चुनाव जीतना तय हो जाता है। लेकिन ये बीजेपी है, बीजेपी कुछ भी करने के लिए सक्षम है। उनके पास पैसा है, पावर है, वो कोई भी धारासभ्य को खरीद सकते हैं और अपनी ओर खींच भी सकते हैं। बिहार में अभी जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। अगर नीतीश कुमार विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनते हैं तो शायद बीजेपी अपना सपोर्ट बिहार में से ले लेता है, तो भी नीतीश कुमार की सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अपने साथ लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी जेडीयू के पास 45 धारासभ्य बिहार में है। अब अगर बीजेपी पक्ष पलटा कानून के तहत कोई नुकसान न हो, इसीलिए जेडीयू में से 15 धारासभ्य अपनी ओर ले लेता है, तो नीतीश कुमार की सरकार बिहार में नहीं रह सकती। और बीजेपी ये कर भी सकती है, क्योंकि उनके पास ऐसे लोग भी हैं जो ये काम में माहिर है। नीतीश कुमार भी पक्के राजकारणी है, वो भी देखेंगे नुकसान कितना है और लाभ कितना है। अगर नुकसान कम होगा और लाभ उन्हें ज़्यादा दिखाई देंगे तो वो कोई भी साहस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था ये विधानसभा का चुनाव मेरा आखिरी है। तो शायद नीतीश कुमार एक ऐसा भी खेल खेल सकते हैं जिसके कारण अगर जो लाभ हुआ तो देश के सर्वोच्च पद पर आ जाएंगे। अगर फेल हुए तो नीतीश कुमार की राजकीय कारकिर्दी समाप्ति की ओर जाएगी। 10 मार्च को शायद ये चित्र भी स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।